23 जुलाई को है हमारा फुल बजट। और कैसे कौन से सेक्टर में हम इन्वेस्ट करेंगे, कैसे 23 जुलाई के बजट का हम पूरा लाभ उठाएंगे, ये वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंटरेक्टिव और बहुत इंफॉर्मेटिव हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। कहां पे कौन सा स्टॉक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एलोकेशंस क्या है, क्या क्या हो सकता है ये वाले बजट में। और याद रखिए, ये बजट के बाद 7 महीने बाद फिर से फुल बजट आने वाला है, जो कि February 1 को होने वाला है। इस बार तो हुआ नहीं बिकॉज ऑफ वोट, इंटरिम था, उसके बाद फुल कर दिया, लेकिन 7-8 महीने बाद फिर से बजट आने वाला है। तो सब कुछ याद पे रखते हुए ये वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस फुल बजट। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। स्टे ट्यून और देखते हैं पूरा बजट पे हम कैसे क्या करेंगे, कौन सा चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और याद रखिए, ये 10-15 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्या क्या हम जानते हैं और क्या क्या हो सकता है। अच्छा, अभी तक अगर हम बात करते हैं कि बजट की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल इस बार का जो बजट है, इस बार बजट में टोटल अभी तक फिलहाल एलोटेड कितना रुपए है, लगभग 22 लाख करोड़ के आसपास। मतलब अभी तक जितने भी इंडस्ट्रीज है, अगर हम ये वाले चार्ट को अच्छे से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लगभग 6,20,000 करोड़ के आसपास एलोटेड है। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट पे 2.78, इस तरह से हर एक सेक्टर में इतना इतना करके पैसा टिल डेट एलोटेड है। अब ये बजट में क्या करने वाले हैं, ये बजट में जो गवर्नमेंट है उनका कहना है कि उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स होने वाला है लगभग 11.1 लाख करोड़। 11.1 लाख करोड़। अच्छा, तो सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर इससे कम एलोकेशन हुआ, मार्केट, देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं मार्केट गिर जाएगा, याद रखिए हमारा मार्केट अभी भी बहुत ही अंडर परफॉर्म्ड है, कुछ नहीं भागा है, इतना ज्यादा इन्फ्लोज है। आप अगर देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में 40,000 करोड़, रिटेल सेगमेंट हम छोड़ ही रहे, मतलब रिटेल के हाथ पे बहुत ज्यादा पावर है टिल डेट। तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा बहुत अगर करेक्ट भी करता है, एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप 5 साल का सोच के चल रहे हो, अगर आप 4 साल का सोच के चल रहे हो, तो अगर उस हिसाब से हम बात करते हैं, अभी भी इंडियन मार्केट बहुत ही इमैच्योर प्लेस पे है, अभी भी इसको मैच्योरिटी बहुत ज्यादा जाना बाकी है। ठीक है, अगर हम उस हिसाब से बात करते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट सोच रहा है वो है लगभग 11.1 लाख करोड़ के आसपास। उससे अगर कम होता है, मान के चलते 9 लाख का ही वो लोग दे पा रहे, 10 लाख का ही दे पा रहे, जो कि बहुत रेयर सिनेरियो होगा, तो मार्केट कुछ दिन के लिए थोड़ा सा बेयरिश सेंटिमेंट में जा सकता है। बिकॉज आपने वादा किया है 11 लाख करोड़ देने का, लेकिन आप कम दे रहे हो, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है फॉर द मार्केट इन द शॉर्ट टर्बुलेंस हो सकता है। बाकी फिर से हम लॉन्ग टर्म में फिर से चले जाएंगे अपसाइड की तरफ, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं हुआ है, इन्फ्लोज बहुत है मार्केट पे, लिक्विडिटी बहुत है मार्केट पे, चर्निंग करना ही है। अगर आप सोचिए ना, आप किसी चीज को 100 पे लेके 150 पे बेच पा रहे हो, तो 150 पे तो कोई खरीद रहा है ना, तो आपको लिक्विडिटी मिल रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज, मतलब बहुत ज्यादा बुलिश है। बहुत लोग बोल रहे क्रैश हो जाएगा, देखिए क्रैश नहीं, मार्केट इतना अच्छा भागा है। निफ्टी अगर हम वोट से बात करते हैं, वोट से लगभग 16% भागा है, उसमें से अगर 4-5% करेक्ट हो भी जाएगा, दैट इज नॉट अ क्रैश, दैट इज अ हेल्दी करेक्शन। तो एवरी मेजर डिप इज एन ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। तो बजट में इस बार क्या है, लगभग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एलोकेशंस की वादा हुआ है वो है 11.1 लाख करोड़। मतलब जो 22 लाख करोड़ था, 22 लाख करोड़ पे लगभग 22 लाख, 22 से 23 लाख करोड़, उसमें 11.1 लाख करोड़ और ज्यादा जुड़ने वाला है। तो अब चलिए हम देखते हैं कौन सा सेक्टर बूमिंग हो सकता है, कौन सा सेक्टर पे ज्यादा एलोकेशन आ सकता है। याद रखिए, सिर्फ एलोकेशन होने से सेक्टर पे असर नहीं आता है। बहुत बार जीएसटी टैक्स रिलीफ करने से भी सेक्टर पे बूम आ सकता है, बहुत बार सब्सिडीज देने पे भी सेक्टर पे बूम आ सकता है। तो वो सारा चीजें हम चलिए देखेंगे एक बार। ओके, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, डिफेंस जो स्टॉक से नो डाउट मैं इस पे बात नहीं करूंगा, बिकॉज इफ यू पिक अ डिफेंस स्टॉक एंड लेट इट गो फॉर 5 इयर्स 4 इयर्स, वो बढ़ने ही वाला है। वाई? बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडिया का जो मेन अभी फोकस है वो डिफेंस पे जा रहा है। जैसे हॉल शुरू कर दिया फाइटर जेट्स भेजना, इस तरह से कोची शिपयार्ड हो गया, मेजगांव डॉक हो गया, ये सब फोकस कर रहे हैं कि शिप्स को मैन्युफैक्चर करके वो एक्सपोर्ट कर पाए। जैसे रशियन प्लेन्स हो गए, उस तरह से इंडियन मेड पूरे तरीके से नेवीज हो गया, इस तरह का चीजें। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो मेजर रहने वाला है। 11 लाख करोड़ में से आप देख पाएंगे शायद 4 लाख और ज्यादा करोड़ या 3 लाख करोड़ डिफेंस में भी आ जाए, डिफेंस में ही ये और ज्यादा एलोकेशन आ जाए। तो डिफेंस विल बी ऑन द टॉप ऑलवेज। आप अगर हर एक बजट देखेंगे, डिफेंस हमेशा एक अच्छा पोजीशन, टॉप का पोजीशन ही रहता है डिफेंस पे। तो डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल बी इन द टॉप। तो इसका स्टॉक्स पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ये गुने चुने कुछ स्टॉक्स ही है। हॉल हो गया, आपका भारत डायनामिक्स बीडीएल हो गया, आपका मेजगांव डॉक हो गया, ठीक है, कोची शिपयार्ड होगा, ये सारा चीजें डिफेंस में 3-4 स्टॉक्स है, दो आर एवर ग्रोइंग स्टॉक्स, उन पे आप बात कर सकते हो, देख सकते हो। अनदर चीज, ये जो मैं आपके साथ ये चीजें बात कर रहा हूं, ये पूरा मेरा व्यू है। डू रिसर्च ऑन योर ओन ऑल्सो, मैं इनमें काम करने वाला हूं, ये कोई भी स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टमेंट आइडियाज या एडवाइस नहीं है। दिस इज ओनली फॉर
एजुकेशनल पर्पस, बिकॉज आपको पता है दीज आर द रूल्स वी हैव टू फॉलो। मैं इनमें काम करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बी बुलिश और बेयरिश इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर्स, ठीक है। ओके, डिफेंस के बाद आता है रोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज वगैरह। इनमें अभी कौन विराजमान है? हमारे प्यारे नितिन गडकरी जी। अब उनका काम हम सबको पता है कितना फास्ट होता है, रोड्स इंडिया में इतना फास्ट बन रहे, आप मतलब जो पूल्स बन रहे, जो कनेक्शंस हो रहे, दोज आर रियली इन अ हाइट ऑफ अचीवमेंट्स। तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं इन सेक्टर में, ये सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा चंक ऑफ फंड इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आएगा ही। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें एक अच्छा चंक ऑफ फंड आएगा तो कौन सा ये जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट का सेक्टर होगा, कौन सा इंडस्ट्री इनमें ज्यादा बूमिंग में आ सकता है, कौन सा आ जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज रोड बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका प्रॉक्सी क्या है? सीमेंट। ये दो, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सीमेंट, मैंने इसलिए इस पे टॉप पे रखा है बिकॉज ये बहुत ज्यादा अब बूमिंग में आ सकता है। वाई बूमिंग में आ सकता है? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट एक प्रॉक्सी है रोड एंड ट्रांसपोर्ट का। अगर रोड बन रहा है तो उस पर इंफ्राज लगेगा, इंफ्राज जो कंपनीज उठाएगा, सौदा उठाएगा, जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट उठाएगा, उनको ज्यादा मुनाफा होगा। उसके साथ साथ सीमेंट, वो कंपनी क्या खरीदेगा? सीमेंट खरीदेगा, मेटल खरीदेगा। तो जो कमोडिटी सुपर साइकिल है वो भी बहुत ज्यादा अब बूमिंग में आ सकता है। तो ये दो सेक्टर हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, और इन दो सेक्टर का स्टॉक्स, ये वीडियो के लास्ट पे हम पूरा स्टॉक्स पे एनालिसिस करेंगे। पहले हम एक बार सेक्टर समझ लेते हैं। तो इंफ्रा और सीमेंट, आई एम वेरी मच बुलिश इन दिस टू सेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अब इसको मैंने रेड लाइन से रेड मार्क करके रखा है। वाई मैंने रेड मार्क करके रखा है? रेलवेज एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत भागा है, शायद 150% और भाग जाए, लेकिन इतना ऊपर लेने के लिए जो जिगरा चाहिए होता है बहुतों के पास नहीं होता है। आरवीएनएल हो गया, आईआरएफसी हो गया, आईआरसीटीसी हो गया। आईआरसीटीसी उतना नहीं भागा है। आप राइड्स देख लो, इतना ज्यादा भागा है, हालांकि राइड्स भी कम भागा है। तो कहीं ना कहीं रेलवेज जो सेक्टर है वो, उसमें भी फंड एलोकेशन होने वाला है। लेकिन रेलवेज में मैं अपना एलोकेशन को बहुत कम रखने वाला हूं। पीएसयू सेक्टर्स में मेरा कहीं ना कहीं एक्सपोजर, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस आप बोल लो, उतना अच्छा नहीं था। तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा मतलब बुलिश तो हूं, बट मैं इसमें इन्वेस्ट उतना नहीं करने वाला हूं, रेलवेज में उतना नहीं करने वाला हूं। तो मैं मेरा पोर्टफोलियो में सबसे पहले किसको मार्क करूंगा? इंफ्रा और सीमेंट, ये दो इंडस्ट्रीज को मैं देखने वाला हूं बिकॉज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। और उनमें जो विराजमान है, मुझे उन पे भरोसा है, दैट ही इज अ जेम ऑफ अ मिनिस्टर। तो बढ़िया हमें एक मौका मिल सकता है उसमें। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस बार का अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखोगे तो वहां पे साफ लिखा है, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है उन पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाला है, जो प्रोसेस फूड्स है उन पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट फोकस करने वाला है। तो इसमें शायद ये मिनिस्ट्री पे उतना फंड एलोकेट ना हो, लेकिन जो सब्सिडीज आने वाला है वो बहुत ज्यादा आ सकता है। मतलब अगर आप मान के चलते हो, एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दे दिया, बाइंग पे सब्सिडी दे दिया, इंडस्ट्री बनाने में सब्सिडी दे दिया, ठीक है, उसको चलाने में सब्सिडी दे दिया, उसको मार्केटिंग पे सब्सिडी दे दिया, कुछ ना कुछ एलोकेशंस वहां पे भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो मैं इसमें भी कहीं ना कहीं ज्यादा बुलिश हूं। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? कौन सा मिनिस्ट्री आ जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इस पे ज्यादा उतना स्टॉक होता नहीं है, ये एक होम अफेयर्स हो गया, जैसे क्राइम कंट्रोलिंग हो गया, इनमें उतना स्टॉक्स नहीं होता है, तो इस पे हम बात नहीं करते। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक देश को चलाने का, इसमें एलोकेशन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा जो कि बहुत ही पॉलिटिकल डिसीजन होने वाला है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट्स, और इसी के साथ इंटरकनेक्टेड है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये जो तीन मिनिस्ट्री है ये एक साथ इंटरकनेक्टेड है। रूरल डेवलपमेंट अगर आपको करना पड़ेगा तो फार्मर्स को बहुत ज्यादा आपको सब्सिडीज देना पड़ेगा, एमएसपी देना पड़ेगा, आपको वहां पे बहुत ज्यादा उनको सुविधाएं देना पड़ेगा। उनको सुविधाएं अगर आपको देना पड़ेगा तो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो सेक्टर से उन पे सब्सिडीज देना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली फार्मर्स को चाहिए क्या? सस्ता दाम पे टिकाऊ चीजें, ये सारा चीज देना पड़ेगा। आपका बैंक का लोन्स पे उनको सब्सिडीज देना पड़ेगा। तो बहुत सारा चीजें होता है, और ये एक पॉलिटिकल डिसीजन इसीलिए है बिकॉज अगर आप जानते हो मिस्टर शिवराज सिंह चौहान के बारे में तो ऑब्वियसली विल नो कि वो किस तरह का आदमी है और कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग मिनिस्टर है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो पब्लिक का भावनाएं जुड़ा हुआ है, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होने वाला है कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से काइंड ऑफ। तो मैं इन तीन सेक्टर में बुलिश होने वाला हूं। और इन तीन सेक्टर में कौन सा इंडस्ट्रीज आ जाता है? फर्टिलाइजर और केमिकल्स। फर्टिलाइजर और केमिकल्स में भी मैं बुलिश होने वाला हूं। इनका भी मैं कौन सा स्टॉक्स पिक करूंगा ये आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो ये दो सेक्टर भी मेरे लिए बूमिंग होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाता है? टूरिज्म। अब ये जो टूरिज्म सेक्टर है ये कहीं ना कहीं
आप अगर आप बोलोगे तो टूरिज्म सेक्टर में हमें बहुत ज्यादा सब्सिडीज देखने को मिल सकता है, टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट किया जा सकता है। जैसे कुछ स्टॉक्स हो गया, थॉमस कुक जो पासपोर्ट बनाता है, इज माई ट्रिप, ऑलरेडी वो आ चुका है एक लाइमलाइट पे। तो कहीं ना कहीं ये टूरिज्म सेक्टर पे भी मतलब गवर्नमेंट थोड़ा फोकस करेगा, बिकॉज ऑफ इससे बहुत अच्छा एक चंक ऑफ जीडीपी आता है हमारे इंडिया को। और इस बजट में जितना एग्रेशन दिखाया जाएगा उसको निभाने के लिए भी काम करना होगा। उसके लिए टूरिज्म सेक्टर विल बी हम ऐसे बोल सकते हैं ब्लैक हॉर्स, क्योंकि वो सेक्टर पे अगर फोकस आता है, वो सेक्टर पे जीडीपी बहुत ब्यूटीफुली प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो टूरिज्म सेक्टर में भी मैं बहुत ज्यादा बुलिश होने वाला हूं। ओके, उसके बाद कौन सा सेक्टर आएगा? ईवी सेक्टर। इस पे भी मैं बुलिश बिकॉज इसीलिए होने वाला हूं, जितने भी योजनाज है, जितने भी गवर्नमेंट का स्कीम्स है, उनमें ऑलरेडी सोलर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जीज हो गया, इनमें काम हो चुका है। ईवी में बाकी है, और ईवी में जो काम बाकी है, ईवी अभी भी हमारे इंडियन मार्केट पे ईवीज उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाया है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज प्रॉब्लम, ये प्लांट इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम, अगर हम बात करते बहुत सारा चीजें है। तो इसलिए ईवी सेक्टर पे अगर सब्सिडी मिल गया, सबसे बड़ा जो प्लेयर होने वाला है, हम उसी प्लेयर को देखेंगे, वो है मारुति। क्योंकि मारुति के गाड़ी के जैसा सस्ता और टिकाऊ शायद ही कोई दे पाएगा। अब बहुत सारा कमेंट आ सकता है कि इनकैप में उनका सेफ्टी सेक्टर नहीं है। देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन आप कितना बार एक गाड़ी को इनकैप देख के खरीदते हो? सबसे ज्यादा सेल स्विफ्ट का ही है। स्विफ्ट का जापानीज वाला वर्जन का इनकैप ज्यादा है, एनकैप का जो सिक्योरिटी है वो ज्यादा है। यहाँ का कितना है? जीरो में है, फिर भी सेल सबसे ज्यादा स्विफ्ट का ही होता है। तो काइंड ऑफ अगर हम देखते हैं तो मारुति और टाटा, ये दो ही है जो इस सेक्टर पे एक मतलब आप बोल सकते हो महाराज की तरह बैठा होगा। हाँ, उसका सब्सिडीज में थोड़ा बहुत आ जाता है, टाटा एलेक्साई वगैरह आ गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जेबीएम ऑटो आ गया, इनमें थोड़ा थोड़ा हम देख सकते हैं, उसका भी मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.1 लाख करोड़ का आसपास का है। सेक्टर टू वॉच हमने बात कर लिया। अब हम देखेंगे और जो चीजें ये बजट पे हो सकता है, और कौन सा स्टॉक्स पे मैं फोकस करने वाला हूँ, वो वीडियो के एंड पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट क्या होने वाला है जो ये बजट पे बहुत बहुत ज्यादा हमें देखना पड़ेगा, क्या कैपिटल गेन्स पे इंक्रीज आ रहा है? ये एक बहुत ज्यादा नेगेटिव होने वाला है। कौन सा इंडस्ट्रीज के लिए? ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए, जहां पे मैं ब्रोकिंग इंडस्ट्री में थोड़ा बुलिश हो रहा था बिकॉज ऑफ सेबीज अनाउंसमेंट की 1 अक्टूबर से जो यूनिफॉर्म ब्रोकरेज लगने वाला है। यूनिफॉर्म ब्रोकरेज लगेगा तो ऑब्वियसली सारे ब्रोकर्स को सेम ब्रोकरेज लेना पड़ेगा, तो डिस्काउंट ब्रोकर से बहुत ज्यादा पार्टी शिफ्ट होने वाला है बैंक ब्रोकर्स में। तो कहीं ना कहीं बैंक ब्रोकर्स में मैं बुलिश हूं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो गया, ठीक है, थोड़ा ट्रेडिशनल अगर हम देखते हैं, मोतीलाल हो गया, एक्सिस सिक्योरिटीज हो गया। हालांकि एक्सिस अभी भी लिस्टेड नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बुलिश था। लेकिन जिस तरह का चीजें आ रहा है, अगर कैपिटल गेन पे इंक्रीज आया तो शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस का सामना किसे करना पड़ेगा? ब्रोकिंग इंडस्ट्री को, बिकॉज कैपिटल गेन अगर इंक्रीज होगा, लोगों को टैक्स देना ज्यादा पड़ेगा, शायद इन्वेस्टमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आए। और कैपिटल गेन अगर लॉन्ग टर्म जो था ही नहीं 2018 में आया, उस पर भी कैपिटल गेन इतना ज्यादा लग जाए तो शायद लोग रियल एस्टेट पे थोड़ा शिफ्ट हो जाए। तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा क्या ये चीज आ रहा है। अगर ये चीज आ रहा है तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री से 2-3 महीने के लिए हटना ज्यादा स्ट्रेटेजिकल होने वाला है। ओके, और लास्ट का जो एक मेजर पॉइंट होने वाला है इस वाले बजट में, वो है रिलीफ ऑन टैक्स। टैक्स पे अगर रिलीफ होगा, जैसे लास्ट टाइम टैक्स पे रिलीफ किया गया, किनके लिए? न्यू रेजिम प्लेयर्स के लिए 7.5 लाख तक टैक्स पे एग्जेम्पशन है। लेकिन ओल्ड रेजिम का प्लेयर्स का अभी भी प्रॉब्लम है। तो अगर इस बार सारा का सारा होल कम्युनिटी को, ओल्ड एंड न्यू को, टैक्स पे रिलीफ दिया जाता है, तो वो एक मेजर डेवलपमेंट होने वाला है सबके लिए। बिकॉज अगर आप देखोगे, हर एक आदमी का कहीं ना कहीं अर्निंग थोड़ा बढ़ा है। हर कोई नहीं चाहता है कि पैसा थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो टैक्स भी ज्यादा दे दे, तो फिर अल्टीमेटली हाथ में बचेगा कुछ नहीं। तो लोग चाहते हैं हमेशा कि टैक्स हम देंगे, लेकिन एक लिमिटेड ऑर्डर में देंगे। अगर उस पर गवर्नमेंट काम करता है, बजट पे ये चीज आ जाता है, तो बढ़िया होने वाला है। और अगर बढ़िया होता है तो कौन से कंपनीज के लिए बढ़िया होने वाला है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। वाई? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पे इसलिए अच्छा खासा होने वाला है, अगर टैक्स पे रिलीफ आ जाता है तो लोग इंश्योरेंस को भी आप अच्छी तरीके से ले पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, जो मैं इस पे डीप नहीं जा रहा हूं, आपको पता है, दोज नो दे नो कि क्यों बहुत लोग लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते या ईएलएसएस स्कीम्स पे जाते, बिकॉज ऑफ दिस टैक्स झंझट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस पे अब हम बात करेंगे कौन सा स्टॉक्स पे हम बात, मतलब मैं इनमें बुलिश हूं और इनमें देखने वाला हूं, और कौन से में थोड़ा सा दूर रहने वाला हूं। अगर हम नीचे से बात करते हैं कि रिलीफ ऑन टैक्स, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, अगर टैक्स पे एग्जाम्पशन आ गया तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत ज्यादा वहां पे तगड़ा मुनाफा होने वाला है। उसका आप एक सिंपल सा आप चार्ट देख लो। चार्ट ऑलवेज रिएक्ट्स फर्स्ट। अगर आप एसबीआई लाइफ को देखोगे, लगभग 28% भाग चुका है 50 दिन में। कहीं ना कहीं ये चीज आने का चांसेस हाई है कि टैक्स
मतलब टैक्स पे एग्जम्पशन दे और टैक्स रिलीफ थोड़ा सा बढ़ जाए साधारण लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर ये होता है तो एसबीआई लाइफ विल बी एट मेजर मेजर एडवांटेज। उसके साथ साथ एक और कंपनी जिस पे मैं बुलिश होने वाला हूं, दैट विल बी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। अगर हम ठीक से देखते, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये लेवल को बहुत दिन से होल्ड कर चुका है, लगभग 2 साल से ये लेवल को होल्ड कर चुका है। मैं इस कंपनी से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूं बिकॉज इनके जो ऑपरेंडी है, मोटर्स ऑपरेंडी है, मैंने इसको देखा है। कंपनी बहुत ज्यादा मतलब एग्रेसिव भी नहीं है और डिफेंसिव भी नहीं है। दे आर प्लेइंग अ वेरी बैलेंस्ड गेम। अब थोड़ा सा भी वो एग्रेसिव होगा, इट इज अ कंपनी दैट हैज ह्यूज पोटेंशियल। तो मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में बहुत ज्यादा बुलिश हूं। इनका जो ऑलरेडी आईसीआईसीआई इज अ ब्यूटीफुल कंपनी, आईसीआईसीआई इज अ बेंचमार्क। अगर आप कोई भी बैंक के साथ कंपेयर करेंगे, इट इज अ बेंचमार्क। उनका ये कंपनी जो प्रू लाइफ है, ये बहुत ज्यादा अब लाइमलाइट में आ सकता है। अगर टैक्स रिलीफ हुआ, दिस विल बी माय फर्स्ट पिक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ओके, नेक्स्ट कौन सा जो सेक्टर में हम बात कर रहे थे कि इफेक्ट ऑन ब्रोकर्स पे इफेक्ट आएगा, तो कौन सा कंपनीज है जिसपे मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा, वो हो जाएगा, माफ कीजिए, आईसीआईसीआई, जो हमारा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है। तो ये मेरे लिए ऑलरेडी जस्ट अ सेकेंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, इस पे मैं थोड़ा सा देखने वाला हूं। अगर हम कंपनी की बात करते हैं, कंपनी में मैं बुलिश हूं, लेकिन अगर कैपिटल गेन बढ़ के आएगा तो ऑब्वियसली कंपनी में थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। हो सकता है एक मिड टर्म पे हमें एक थोड़ा सा टर्बुलेंस देखने को मिले, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में मैं इसको देखूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, जो मेरा एडिशन रहेगा, मैं इसको डिप्स पे बाई करना पसंद करूंगा। अदरवाइज द कंपनी इज गुड, इट इज वर्थ वॉचिंग, बट कैपिटल गेन्स पे इसका बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। अगर कैपिटल गेन बढ़ के आएगा, ऑब्वियसली एवरी ब्रोकर्स विल हैव टू पे द प्राइस। वो भले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, खंडेलवाल सिक्योरिटीज हो गया, भले आपका एंजल ब्रोकिंग हो गया, 5पैसा हो गया, ऑलरेडी इनमें दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए, नेक्स्ट सेक्टर कौन सा है जिसमें मैं बुलिश हूं या बेरिश हूं, कौन सा मैं देखने वाला हूं। जैसे अगर हम सेक्टर की बात करते, इंफ्रा सीमेंट। अगर हम इंफ्रा की बात करते, मैं जिसमें बुलिश हूं वो है आईआरबी इंफ्रा। अगर हम टैक्टिकली देखते, स्टॉक्स अभी भी जो इतना अच्छा, अगर हम बात करते एक साल में, अगर हम जुलाई से ही बात कर लेते, एक साल में लगभग इसने जो रिटर्न दिया है अराउंड 200% दे दिया है, दैट इज कमेंडेबल। लेकिन आपको ये भी तो देखना पड़ेगा, एक साल में कितने रोड्स बने हैं। जो पिछले 10 साल में नहीं बना है, वो 2 साल में बन चुका है इंडिया में, उसका मुनाफा भी तो है। अगर एक कंपनी 200% रिटर्न दे रहा है खुद के पैसे से, तो आपको पैसा नहीं दे रहा है, उसको भी प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे, जाकर कभी चेक कीजिएगा, इट हैज ह्यूज ग्रोथ। तो आईआरबी इंफ्रा में मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं। और क्यों बुलिश हूं? बिकॉज द कंपनी हैज गिवन सम टाइम करेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ करेक्शन, टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन। तो टाइम करेक्शन दो कंपनी दे चुका है, कहीं ना कहीं 168 दिन से कंपनी में उतना खास, उतना कुछ वहां पे बढ़ोतरी या कुछ भी नहीं हुआ है, मार्केट वहां पे खड़ा हुआ है। तो यहां पे जाके मैं थोड़ा स्ट्रक्चर मैप वगैरह करके मैं इसको देख सकता हूं। और अगर जो रोड्स है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स पे अच्छा खासा ऑब्वियसली आने ही वाला है, फंड्स आता है, और कहीं ना कहीं सरकार भी थोड़ा बुलिश होता है, एक दो प्लान्स का रिवील कर देता है, तो मैं आईआरबी इंफ्रा पे बुलिश रहने वाला हूं। उसके बाद कौन सा आएगा? केएनआर कंस्ट्रक्शन। इस स्टॉक्स ने भी रिटर्न दे चुका है, थोड़ा बहुत यहाँ पे ये हलचल कर रहा है। तो मेरे लिए केएनआर कंस्ट्रक्शंस का जो बाइंग प्राइस होने वाला है, वो अराउंड 300 से लेके 310 इज अ गोल्डन प्राइस। मिलता है तो ठीक है, नहीं तो लिक्विडिटी पे मुझे देखना पड़ेगा, बट इस पे भी मैं बुलिश रहने वाला हूं। आने वाले टाइम पे केएनआर कंस्ट्रक्शंस भी मेरे लिस्ट में वन ऑफ द ग्रेट स्टॉक्स होने वाला है। ठीक है, अच्छा, ये इसके बाद एक और आता है जिसमें मैं थोड़ा सा हाफ बुलिश हूं, ना तो ज्यादा ना तो कम, वो है पीएनसी इंफ्रा। तो ये तीन, एक और होता है जीएमआर एयरपोर्ट्स, जीएमआर इंफ्रा जो है, मैं लेकिन मैं उस पर उतना ज्यादा बुलिश नहीं हूं। कंपनी में मुझे उतना यू नो ठीक है, उतना कुछ खास नहीं लगता है, बट आईआरबी, केएनआर, पीएनसी, इन तीनों में बहुत ज्यादा बुलिश हूं। अगर हम 4 साल 3 साल की बात करते हैं तो 150-200% कुछ भी नहीं है इनके लिए। एवरी डिप विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज दिस सेक्टर इज ग्रोइंग। तो ये 3 स्टॉक्स पे मैं बुलिश रहने वाला हूं। ओके, फिर आता है सीमेंट। ये सेक्टर मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, बिकॉज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्या यूज करेंगे? वो तो सीमेंट ही यूज करेंगे ना। वो जो वहां पे कॉटन से तो रास्ता बनाएंगे नहीं, तो ऑब्वियसली सीमेंट है। सीमेंट में मेरे लिए जो बहुत ब्यूटीफुल स्टॉक है, दैट इज जेके सीमेंट। हाँ, थोड़ा सा लार्ज कैप आपको प्राइस दिख सकता है, लेकिन जेके सीमेंट जो है ना, अगर हम बात करते हैं तो कोई भी कंस्ट्रक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, जेके इज वन ऑफ द बेस्ट। जेके सीमेंट, जेके पेपर, जेके ग्रुप इज अ ब्यूटीफुल ग्रुप, और ये ग्रुप में अभी भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट बाकी है। तो जेके सीमेंट मेरे लिए पिक रहेगा।
कुछ भी नहीं भागा है, कुछ भी नहीं भागा है। अगर हम बात करते हैं, पूरा कंसोलिडेशन में आ चुका है जेके सीमेंट, कुछ भी नहीं भागा है। हम अगर नॉर्मल दूसरे चीजों से अगर कंपेयर करते, तो अगर मैं एक साल का ही बात करता हूं, जैसे मैं अगर जुलाई से एक साल का ही बात ले लेता हूं, सिर्फ और सिर्फ 50% रिटर्न दिया है। इट हैज ह्यूज पोटेंशियलिटी टू ग्रो मोर। तो जेके सीमेंट विल बी माय फर्स्ट पिक। उसके बाद आता है सौराष्ट्र सीमेंट, ठीक है। ये सीमेंट हाल ही कुछ दिन पहले ही लिस्टेड हुआ था। ये सीमेंट पे भी बहुत ज्यादा जान है और इस पे भी मैं बुलिश होने वाला हूं, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल्स को भी देखते हैं, देयर आर ह्यूज वॉल्यूम एक्यूमुलेशंस, हर एक लेवल पे वॉल्यूम एक्यूमुलेशन आ चुका है। तो सौराष्ट्र सीमेंट का अगर मैं देखूंगा, मेरे लिए 110 से 120 का लेवल विल बी ब्यूटीफुल लेवल। अगर हम गोल्डन जोन को भी पकड़ लेते हैं फिबो का, हालांकि इसका वीडियो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर करके रखा है, तो कहीं ना कहीं गोल्डन जोन का जो लेवल आ जाएगा वो भी आ जाएगा ये लेवल के आसपास। तो जेके सीमेंट हो गया, सौराष्ट्र सीमेंट, इन दोनों में मैं बुलिश रहने वाला हूं। आई एम बुलिश, आपको लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आई एम बुलिश। ओके, फिर आएगा हमारा रैमको सीमेंट। इट इज अ गुड कंपनी, इट इज अ, इनका बैलेंस शीट ठीक है, उतना स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया है, थोड़ा सा टर्ब्यूलेंट स्टॉक है, लेकिन ऑल्सो अगर कोई भी सेक्टर भागेगा उसका प्रॉक्सी भी रिस्पॉन्ड करेगा। तो अगर आपको सस्ता चाहिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई स्टॉक जो कुछ भी नहीं भागा है, तो आप रैमको को देख सकते हो। मैं भी देखूंगा, लेकिन याद रखिए हमेशा पैसा हमेशा भागने वाले घोड़े पे लगाना चाहिए। जो अब तक नहीं भाग पाया है शायद वो भागे, लेकिन जो भागेगा, भाग चुका है, उससे ज्यादा नहीं भागेगा। याद रखिए इस चीज को, उस कंपनी में दम है, उसलिए वो भागा है। अ प्राइस इज नेवर हाई फॉर अ बुल एंड अ प्राइस इज नेवर लो फॉर अ बियर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके ओके, ये दो सीमेंट हो गया। इसके बाद अगर आपको ऐसा सोचना है कि 4 साल लगा दो, सोचो मत, तो मैं जो स्टॉक को देखूंगा दैट विल बी एसीसी एंड ऑब्वियसली अंबुजा, बिकॉज जो ग्रुप इनको चलाते हैं वो है हमारे अदानी जी। अब 4 साल के लिए तो सिक्योरिटी आ चुका है भैया, तो 4 साल के लिए अब अंबुजा सीमेंट और एसीसी विल बी एट माय पिक। हालांकि अगर हम देखते करेक्शन, तो ऑलरेडी जो भागा था एक झटके में दे दिया है ना 20% करेक्शन, फिर खींच दिया है, थोड़ा टाइम करेक्शन होगा, ये लॉन्गर टर्म्स के लिए अच्छा स्टॉक्स होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया सीमेंट सेक्टर में। फिर आता है फर्टिलाइजर सेक्टर। अब ये फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स जो है ना, ये मिड टर्म के लिए इस साल का ब्यूटीफुल होने वाला है, मिड टर्म के लिए, बिकॉज ऑफ दोज पॉलिटिकल एजेंडाज एंड ऑल। तो इनमें मैं जिस पे बुलिश रहने वाला हूं, सबसे पहले मेरे लिए आ जाएगा आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। इससे इसका जो कंपनी का जो जितना भी ऑपरेंडीज है वगैरह है, बैलेंस शीट से बहुत अच्छा लगा है मुझे, वॉल्यूम एक्यूमुलेशन आ चुका है, तो मैं कहीं ना कहीं बुलिश होने वाला हूं आरसीएफ में। और मेरे लिए आरसीएफ का जो गोल्डन लेवल है वो हो जाएगा लगभग 180 से 200 के बीच में। मिले तो ठीक, ना मिले तो हाई के बाद फिर मैं लेने का प्लान करूंगा आरसीएफ को। नेक्स्ट आएगा मेरे लिए गुजरात एंड स्टेट फर्टिलाइजर, जो है जीएसएफसी। मैं इस कंपनी में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिश हूं, बिकॉज ऑफ दोस वॉल्यूम, इंक्रीजिंग वॉल्यूम एक्यूमुलेशन ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कहीं ना कहीं ये कंपनी भी मुझे बढ़िया लग रहा है, चार्ट वगैरह ठीक है, बढ़िया है, ऑर्डर ब्लॉक्स एंड ऑल एंड दोज, बट जो फंडामेंटल पिक्स होता है उनके हिसाब से ये दो कंपनी में मैं बुलिश रहने वाला हूं, ठीक है। और एक है दीपक फर्टिलाइजर, ये भी एक कंपनी है। दीपक जो है, हम सब ने इस पे काम किया है, दीपक नाइट्रेट, दीपक फर्टिलाइजर। इट इज अ गुड कंपनी, बहुत ज्यादा न्यूज बेस्ड कंपनी है, इसलिए मैं इस पे एक्सपोजर थोड़ा कम रखूंगा, बट वर्थ लुकिंग, बिकॉज इसने भी कुछ भी अभी भी रिटर्न नहीं दिया है, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा फर्टिलाइजर एंड केमिकल में। अगर आप केमिकल में देखोगे तो ऑफ कोर्स यू कैन लुक फॉर चंबल फर्टिलाइजर। अगर आप केमिकल को देखोगे तो आप किसी और को देख सकते हो, लेकिन ये तीन मेरे लिए बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। और अगर हम सेक्टर की बात करते हैं, फिर आता है टूरिज्म सेक्टर। इस पे कौन सा दो स्टॉक है जिसपे मैं बुलिश रहने वाला हूं, तो एक हो जाएगा थॉमस कुक। थॉमस कुक क्या बनाता है? थॉमस कुक बनाता है जो पासपोर्ट यूज होता है। अब बिकॉज जो एकोमोडेशन है वो बहुत चीप हो चुका है, और कहीं ना कहीं बढ़िया टूरिज्म हो रहा है, टूरिज्म इंडस्ट्री, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, अंदर से भी लोग बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ये बाली, ये थाईलैंड, ये रशिया, ये बहुत इजी एक्सेस हो चुका है। तो जो पासपोर्ट का बिजनेस है वो आने वाले टाइम पे और ज्यादा बढ़ने वाला है। वॉल्यूम एक्यूमुलेशन भी ब्यूटीफुल है, कहीं ना कहीं स्टॉक का जो पैटर्न है वो बहुत स्मूथ पैटर्न है, कोई सडन मूवमेंट नहीं, प्रॉपर करेक्शन के साथ साथ भागा है, प्रॉपर करेक्शन के साथ साथ भागा है, कोई सडन मूवमेंट नहीं। तो कहीं ना कहीं टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन, इसमें भी मैं इसमें डीसीएफ वैल्यूएशन, जो कि एक डिस्काउंट कैश वैल्यूएशन मेथड होता है, डीसीएफ वैल्यूएशन में अगर इस पे भी लगा देता हूं, तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक का भी जो मतलब लेवल से वो बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं थॉमस कुक का ऑल टाइम हाई की, अगर हम बात करते
करते ऑल टाइम हाई अराउंड 310 के आसपास का है, ये चार्ट पे ये शो हो रहा है, मिडिल में स्प्लिट हुआ होता है तो आई हैव नो आइडिया, मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन इस पे भी मैं बुलिश रहने वाला हूँ थॉमस कुक। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा इज माई ट्रिप। इज माई ट्रिप क्या है, प्लानिंग करने के लिए इससे अच्छा स्टॉक और कौन सा है, लेकिन याद रखिए ये स्टॉक बहुत दिनों से परफॉर्म नहीं किया है, तो एनीथिंग इसको परफॉर्म करने के लिए एक इनिशियल बूस्ट चाहिए होगा। इनिशियल बूस्ट मतलब टूरिज्म सेक्टर पे कुछ जान आने के बाद अगर इस पे किसी दिन सडन मूवमेंट आना चालू हुआ तो इस पे काम किया जा सकता है, बाकी वॉल्यूम तो इस पे एक्यूमुलेटेड है, बस इन्वेस्टर्स अभी भी बुलिश बैठे हैं, थोड़ा सा भी जान आ जाएगा, दोज प्लेयर्स आर गोना पुट ऑन मोर मनी। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा टूरिज्म सेक्टर के लिए। फिर आता है रेलवेज। देखिए रेलवेज में मैं कुछ नहीं लेने वाला हूँ, इसलिए मैं इस पर बात नहीं करने वाला हूँ। बाकी आरवीएनएल है, मैं थोड़ा राइट्स को देख सकता हूँ, मैंने ऐड करके रखा है, राइट्स को मैं थोड़ा सा देख सकता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक मैं मेरा पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा रेलवेज पे मैं डिप्लॉय करने वाला हूँ, बिकॉज देयर आर ह्यूज पोटेंशियल ऑफ रेलवेज, बट आई डोंट पर्सनली लाइक पीएसयू सेक्टर्स, और कहीं ना कहीं पीएसयू नहीं बोलूंगा मैं, रेलवे बोलूंगा, मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है। जैसे जो लोग मुझे जानते हैं, दोज हू नो दे नो दैट एशियन पेंट्स इज द बिगेस्ट कल्प्रिट ऑफ माई ट्रेडिंग करियर, क्योंकि मैं एशियन पेंट्स पे कभी भी पैसा कमा नहीं पाया, भले डेरिवेटिव हो, कैश हो, एमटीएफ हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, ऑप्शन हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो जाए, मुझे एशियन पेंट्स पे लॉसेस का ही सामना मिला है हमेशा, एवरी फ्रीकिंग टाइम्स। तो इस तरह से रेलवेज में मैं उतना ज्यादा खास काम नहीं करता हूँ। फिर आता है ईवी सेक्टर, हमने बात कर लिया, ईवी सेक्टर में मारुति और टाटा को मैं देखूंगा। एंड फूड प्रोसेसिंग, ये जो ब्लैक हॉर्स टाइप का होने वाला है, इस पे मेरा जो पिक रहेगा ना वो रहेगा गोपाल स्नैक्स। This is the stock that I am looking, it has huge potentiality. Gopal Snacks, they has a beautiful manufacturing hub, बहुत बढ़िया इनका बिजनेस ऑपरेंडी है, साथ ही साथ इनका जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज कंप्लीटली वेजिटेरियन। ठीक है, अब वेगन और वेजिटेरियन का ट्रेंड आने वाले टाइम पे बढ़ेगा, ऑब्वियसली पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर कि हमें नॉनवेज को कम खाना चाहिए, इससे दिमाग का भी हम ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, हम ज़्यादा एंगर इश्यूज हमें देखना पड़ता है, साथ ही साथ जो जितने भी वीगन चले जाते हैं, बहुत सारे चीज़ें होता है, तो उस पर मैं फूड प्रोसेसिंग पे देखने वाला हूँ। किसको? गोपाल स्नैक्स को। दिस विल बी माय फर्स्ट पिक। गोपाल स्नैक्स का हर एक लेवल मेरे लिए अट्रैक्टिव है, मैं इस पे इन्वेस्टिंग के पर्पस में ही देखूंगा, हर एक लेवल मेरे लिए अट्रैक्टिव है फॉर गोपाल स्नैक्स। तो ये मेरे लिए एक बढ़िया स्टॉक होने वाला है और मैं इस पे बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। ठीक है, मैं इस पे बुलिश हूँ, बाकी आप लोग आपका रिसर्च जरूर कर लीजिए, फिनेंशियल्स देख लीजिए, आप लोगों के एडवाइजर्स के साथ एक बार जरूर बात कर लीजिए। ओके, फिर गोपाल स्नैक्स के बाद जो आएगा मैं जिस पे देखने वाला हूँ वो है पराग मिल्क फूड्स। ऑलरेडी स्टॉक्स ये डिस्कस हमने किया भी था इस स्टॉक्स के बारे में, ये स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, जस्ट सेकेंड, जो पराग मिल्क फूड है इसके बारे में हमने डिस्कस किया भी था हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के ग्रुप के साथ, और कहीं ना कहीं स्टॉक्स ने बढ़िया रिटर्न दिया भी है। जस्ट सेकेंड, लेट मी शो यू गाइस क्या हुआ है ब्रोकर को। ऑलरेडी आया ही नहीं न्यूज और ब्रोकिंग इंडस्ट्री ब्रोकर्स हाथ उठाना चालू कर दिए, दैट इज अपसर्ड। ये ब्रोकर्स मतलब इतना इतना रिसेंटली इतना दिक्कत दे रहा है, रिटेल कहाँ जाए। एनीवे, तो पराग मिल्क फूड्स, इस पे भी मैं बुलिश होने वाला हूँ, पराग मिल्क फूड्स पे, और ये स्टॉक कहीं ना कहीं परफॉर्म करना चालू कर चुका है, परफॉर्मेंस इसका आना चालू हो चुका है। अगर हम उनसे बात करते 36%, कुछ भी नहीं भागा है पराग मिल्क फूड्स। इट विल बी अ पिक फॉर मी, मैं इस पे बहुत ज्यादा देखने वाला हूँ, थोड़ा बहुत इस पे भी एलोकेशन मेरा रहने वाला है। और एक स्टॉक है जो कि इंटरेस्टिंग स्टॉक है, दैट इज उमांग डायरीज। ये भी मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट है और ये भी चल चुका है ऑलरेडी, कहीं ना कहीं वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम है इस पे भी हमने बात किया है, बजट लगभग 2-3 महीने से हमने इस पे डिस्कस करके रखा है, और कहीं ना कहीं स्टॉक को अगर हम बात करते हैं तो लगभग 126% रिटर्न दे दिया है उमांग डायरीज। और एक जो फूड प्रोसेसिंग के स्टॉक था जो कि रिसेंटली इतना ज्यादा भागा है, कौन सा वाला था? हेरिटेज फूड्स। हेरिटेज फूड्स ऑलरेडी हो चुका है, इस पे भी हमने बात करके रखा है हेरिटेज फूड्स, लेकिन इस पे हम और काम नहीं करेंगे बिकॉज इट इज लिंक डायरेक्टली टू अ पॉलिटिकल पार्टी एंड वी ऑल नो दैट। तो इस पे मैं काम नहीं करने वाला हूं, इसका जो होना था वो हो चुका है। ओके, तो अब ये हो गया मिल्क प्रोसेसिंग या फिर फूड इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक्स जिस पे मैं फोकस करने वाला हूं। तो सारा स्टॉक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जिस पे मैं फोकस करने वाला हूं इस बजट पे। शायद हो सकता है मैं मंडे से थोड़ा बहुत पोजीशन बनाना शुरू कर दूं, बिकॉज ऑलरेडी एक बार अनाउंसमेंट आ जाएगा तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स में भी जान आ जाएगा, स्पेशली रिलीफ ऑन टैक्स वाला लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स। याद रखें, अनाउंसमेंट जैसे आ जाएगा वो मिनटों में परसेंट सर्किट लगाने की कोशिश कर सकता है। तो ये रहेगा मेरा बजट 2024 का प्लान। अब मैं आपको यही बोलूंगा, ऑप्शन तो बहुत किए हो आप लोगों ने,
थोड़ा सा स्टॉक्स पे फोकस करो, बिकॉज बजट आएगा, लॉन्ग स्ट्रैंगल करेंगे लोग, लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाएंगे, लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाएंगे, अल्टीमेटली जेब में कितना पैसा आता है आप बताओ। हाँ, अगर आप बुलिश हो वन साइडेड व्यू लेके बनाइए, अगर आप बेयरिश हो वन साइडेड व्यू लेके बनाइए। न्यूट्रल व्यू में पैसा बहुत कम बनता है, याद रखिए। अगर आप किसी को भी सपोर्ट नहीं करते हो तो वो पार्टी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। यू हैव टू बी अ सपोर्टर इफ यू आर बुलिश ऑन द मार्केट। मैं आपको एक प्लान बता देता हूं, अगर आप मार्केट पे बुलिश हो, अगर आप मार्केट पे सच में बुलिश हो, तो अगर निफ्टी आपको बजट से पहले ये लेवल के आसपास मिल जाता है, जो कि हो जाएगा 24,400, 24,200, ये सारे लेवल्स के आसपास, माफ कीजिए 24,250, 24,200 के आसपास मिल जाता है मंडे पे, अगर हमें मार्केट पे थोड़ा बहुत फॉल मिलता है तो कहीं ना कहीं बजट पे क्योंकि मैं बुलिश हूं इंडियन मार्केट पे, अभी भी फिलहाल कोई भी क्रैश करेक्शन देख सकता हूं, क्रैश नहीं, नॉट येट, एटलीस्ट नॉट येट। तो क्योंकि मैं बुलिश हूं तो मैं बुलिश जाऊंगा, मैं लॉन्ग स्ट्रैंगल नहीं बनाऊंगा, मैं वहां पे क्या बनाऊंगा, मैं नेकेड लॉन्ग पोजीशन बना सकता हूं वहां पे। अगर आप बेयरिश हो देन यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर बेयरिश, और मैं निफ्टी में फोकस करूंगा, नॉट इन बैंक निफ्टी, रिमेंबर दैट, ठीक है। बैंकिंग में थोड़ा बहुत हो सकता है, बट बजट निफ्टी में मैं ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। बजट में ज्यादा निफ्टी में फोकस करूंगा, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी में मैं बैंक निफ्टी में फोकस करूंगा। दैट इज द मेन थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, व्हिच इंडेक्स टू चूज एट व्हिच टाइम एट व्हिच इवेंट। तो अगर आप बुलिश हो वो चीज करो, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डेरिवेटिव मत करो ना यार, डेरिवेटिव मत करो, बाद में करो, इन्वेस्ट कर लो, स्टॉक्स देख लो, थोड़ा बहुत जितना भी पैसा है उतना ही थोड़ा बहुत एलोकेट करो। पहले खुद को बिलीव कराइए आप लोग कि हाँ वी आर द बेस्ट। पहले मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अगर आप 10,000 रुपए को डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करोगे, क्या पता कल के पास आपको 10 करोड़ हो जाए, यू डोंट नो व्हाट्स रिटर्न फॉर यू। तो तब पैसे को कैसे इन्वेस्ट करोगे वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप तब आ गया पैसा, अब क्या करना है, अब फिर तो फंस जाओगे ना। तो इसीलिए ऑलवेज फॉलो अ सिस्टमेटिक प्लान। उसके साथ साथ कुछ और सेक्टर से 2000 ऑनरेबल मेंशंस जिसपे मैं बुलिश रहने वाला हूं, दैट विल बी द आईटी सेक्टर। व्हाई? रेट कट इज ऑन द कार्ड्स गाइड्स, रेट कट इज ऑन द कार्ड्स, मतलब वो आने ही वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। ईसीबी भी होल्ड कर रहा है अपना, यूएस भी होल्ड कर रहा है, और अगर मिस्टर ट्रंप आ जाता है तो रेट कट इज ऑन द कार्ड्स। और अगर रेट कट आ जाता है, मैं आईटी में बुलिश रहने वाला हूँ। माई पिक्स विल बी विप्रो हो गया, आपका टीसीएस हो गया, जितना भी नीचे मिल जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट अ सेकंड, ये फ्यूचर खोल लिया मैंने, मुझे कोई भी एक सेकंड, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इनमें एवर ग्रोइंग बुलिश हूँ। कुछ नहीं भागा है आईटी, कुछ भागा ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं भागा है अभी तक, बहुत ज्यादा इसमें पोटेंशियलिटी है, ठीक है। 700-800 तो यूं ही देख जाएगा आपको 2 साल के अंदर। तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में मैं बहुत ज्यादा फिलहाल बुलिश हूं। तो दीज आर ऑल द सेक्टर्स दैट आई एम बुलिश आने वाले कुछ साल के लिए। और जितना मुझे समझ में आ रहा है इस गवर्नमेंट का इस बार का मैनिफेस्टो और बजट के ऊपर, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब बताइए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इनकेस अच्छा नहीं लगा है तो मुझे ज़रूर बताइए नीचे क्या दिक्कत आया है, कहाँ पे आपको समझने में प्रॉब्लम आया है। मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो से वो सारे पॉइंट्स को क्लियर आउट करने के लिए। तो स्टे ट्यून विद द चैनल, ये रहेगा मेरा बजट स्पेशल प्लान 2024 के लिए। अदरवाइज एनालिसिस वीडियो तो आता रहता है, इस तरह के एजुकेशनल वीडियोज में मैं आप लोगों से बताया हूँ कि हफ्ते में एटलीस्ट एक लाने का ट्राई करूंगा। चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली। मिलेंगे बजट के दिन पे।